तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 12 मार्च सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। सारे वीडियो आपको देखने हैं क्योंकि अभी ये देखा गया है कि फर्स्ट वीडियो से लेकर के अब तक वीडियो से कम 10 से 12 प्रश्न जो हैं वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो सारे एग्जाम एनालिसिस के वीडियो आपको देखना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जो लोग कह रहे हैं कि सर पेपर कठिन हो गया है, लेकिन ध्यान रखना पेपर कठिन नहीं हुआ है। ये कह सकते हैं कि अब जो प्रश्न है वो आपके दिमागी समझ के आधार पर पूछे जा रहे हैं कि आपने किसी चीज़ को कितनी गहराई से पढ़ा है। ठीक है, तो आज किस तरह के प्रश्न आए हैं उनके बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। कैसे आगे प्रश्न आ सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो आने वाली है वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें जिन लोगों ने प्रश्न भेजे हैं और हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं उन लोगों के कितने अच्छे नंबर आए हैं। सुबह आपको बताया था 150 नंबर आए हैं। और हाँ, ये जो 150 नंबर 156 नंबर आ रहे हैं ना, ये नंबर बहुत हैं। अब क्यों? क्योंकि अब पेपर का लेवल अप हो गया है। अब 182 180 वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये मत समझना कि सर 180 आ गए 182 आ गए। ये बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयर है, एक या दो लोग के ही जो 170 प्लस आ रहे हैं। नहीं तो अब जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा अप है, थोड़ा सा उठा हुआ लेवल जो है पेपर का आ रहा है। ठीक है, तो ये 150 नंबर आए थे। इन्होंने 128 वाली हमारी पीडीएफ ले रखी थी जो पहले हम देते थे शुरू में बहुत, यानी कि हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो केवल थ्योरी बनाई गई थी, तो थ्योरी के नोट्स इन्होंने लिए थे। ठीक है, उसके बाद में इनके 169 नंबर आए हैं। ठीक है, और ये इन्होंने ये भी पूछा सर मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो भैया 169 नंबर अच्छे होते हैं। ठीक है, अब ये पुरुष सुपरवाइजर वाला देख लो आप लोग भैया, इन्होंने भी हमारे जो है सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो इनके जो हैं सर में विवेक राजौरिया 178 नंबर आए। अब इनका इनका हमने स्क्रीनशॉट जरूर लगा के रखा है कि एक पुरुष सुपरवाइजर ने भी हमारे पास में मैसेज किया था। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, पुरुष लोग भी पेपर देने में आगे हैं, चाहे वो बेशक महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है, लेकिन पुरुष लोग भी पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, और ये आपने देखा ही होगा 182 नंबर दीदी के आए थे सानिया खान के, इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे थे। ठीक है, और ये एक दीदी हैं जिन्होंने अभी प्रश्न भेजे हैं, इनके 155 नंबर आए हैं और इन्होंने केवल 5 दिन ही तैयारी की थी हमारी पीडीएफ से। तो शुक्ला सर की जो सुपर सिलेक्शन वाली पीडीएफ है 199 वाली, उससे इन्होंने मात्र 5 दिन ही तैयारी की थी और इनके 155 नंबर आए हैं। और इनका नाम है भावना शर्मा। थैंक यू सक्सेस जंक्शन टीम, ये इन्होंने कहा है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 155 150 नंबर अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो ये स्कोर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी भाई सुपर सिलेक्शन नोट्स चाहिए, देख रहे हैं आप, ये सब लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं जिनके इतने अच्छे नंबर आए हैं। अगर आपको भी सुपर सिलेक्शन नोट्स चाहिए तो आप मात्र 199 रुपये में इसको प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए कुछ करना नहीं है। ये देखो आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर आपको सेंड कर देना है। नोट्स तुरंत की तुरंत सेंड कर दिए जाएंगे। नहीं तो एक बार डीपी चेक कर लेना, व्हाट्सएप की जो प्रोफाइल है उस पर लिखा रहेगा कि कितने बजे जो है नोट्स सेंड किए जाएंगे। और बिल्कुल भी चिंता मत करना, सबको नोट्स भेजे जाते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक एक व्यक्ति को हम नोट्स भेज करके तभी सोते हैं, रात को 12:30 बज जाते हैं सोते सोते, लेकिन एक एक व्यक्ति को हम नोट्स भेज देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं अपनी। देखो, पोषण स्वास्थ्य शुरू करने वाले हैं। आज जो प्रश्न है वो पूछा गया था बेरी बेरीज, उसमें भी आपका सूखी बेरी बेरी पूछा गया था। ये सूखी बेरी बेरी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो या फिर सूखी बेरी बेरी हो, ये दोनों रोग विटामिन बी की कमी से जो है होते हैं। और इन रोगों के बारे में आपको ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता चुके हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। सूखी बेरी बेरी क्या होता है और गीली बेरी बेरी क्या होता है। देखो, तो ये जो सूखी बेरी बेरी है यह तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे हाथों और पैरों में शून्यता, मांसपेशियों में कमजोरी और पक्षाघात हो सकता है, यानी ब्रेन हेमरेज टाइप्स का भी जो है हो सकता है। ठीक है, वही बात करते हैं गीली बेरी बेरी। देखो, अब सूखी पूछ ली तो गीली पूछेंगे, उसकी बहन ही तो है। ठीक है, तो यह हृदय और परिसंचरण तंत्र। आपसे पूछेंगे सूखी बेरी बेरी किसको प्रभावित करती है, तो ये तंत्र को और हाथों और पैरों में शून्यता, मांसपेशियों को प्रभावित करती है। वहीं गीली गीली जो बेरी बेरी है, ठीक है ना, ये हृदय और परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे हृदय गति में वृद्धि, सांस लेने में कठिनाई और पैरों में सूजन होती है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग काम करती हैं, दोनों के बारे में आपको बता दिया है। आज आपसे एक पूछ लिया है, आगे इसकी जो बहन है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ये जानकारी भी आपको रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में खसरे का टीका अब अलग अलग रूप धर के आ रहा है, यानी अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। आज पूछा गया था खसरे के टीके का डोज कब कब लगाया जाता है, इस तरह से आज प्रश्न बना था। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, देखो,
खसरा या फिर मसूमा, मसूमा का मतलब जानते हैं कंठमाल, ठीक है। तो खसरा, मसूमा और रुबेला MMR टीके की 2 खुराकें दी जाती हैं। कब कब? तो पहली खुराक बच्चे को 12 से 15 महीने की उम्र में दी जाती है और दूसरी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। ये दोनों डोज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, बाकी खसरे के बारे में कल हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम जो है मुख्य बीमारियां जो आपके एग्जाम में अभी तक आई हैं उन सारी बीमारियों को कवर करेंगे, क्योंकि बीमारियों से लगभग लगभग कुछ नहीं तो 7 से 8 प्रश्न आपके बीमारियों से रिलेटेड बन ही रहे हैं। कौन सा हार्मोन होता है, कौन सा बीमारी होती है, किसकी कमी से होती है, क्या होता है, तो इसको हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। और इसमें उस वीडियो में एक सेशन ये भी रखेंगे कि आपको अब एग्ज़ाम को अटेंड कैसे करना है, कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज क्या हुआ है कि कुछ दीदी लोग ऐसी हैं जिनके 5 से 6 प्रश्न छूट गए हैं, क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन आप बस थोड़ा सा उनको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, आप चारों ऑप्शन में से आसानी के साथ में आंसर लगा सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। एकदम फैक्चुअल प्रश्न, जो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं वो नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कैसे क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनके ऊपर कल हम एक सेशन रख देंगे और इसमें बीमारियों को भी साथ में ही कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रही बात होली की, तो भैया एडवांस में हैप्पी होली आपको बोल दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये होली आपके लिए किसी मतलब की नहीं रहेगी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो, ठीक है। तो आपकी होली तो उसी दिन होगी जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसी दिन आपकी होली होगी, उसी दिन आपकी दिवाली होगी। क्यों? क्योंकि उस दिन जो आपके माता पिता हैं इनके चेहरे पर खुशी का रंग हरा रंग होगा, खुशी की एकदम खुशी से हरे हो रहे होंगे। और जो आपके कह सकते हैं जो आपसे जलने वाले हैं, या कह सकते हैं जो आपसे थोड़ा सा ईर्ष्या रखते हैं, उनके चेहरे पीले पड़ जाएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हो गई ना होली। ये तो ग्रीन कलर, माता पिता का चेहरा खुशी से हरा हो गया है, और ये पीला कलर, तो यही दो कलर ज़्यादातर यूज में आते हैं, ठीक है। और गुस्सा वाले लोग जो होंगे वो गुस्से होकर के लाल कलर के हो जाएंगे। तो आपकी होली तो हो जाएगी ना उसी दिन, ठीक है। तो होली पर ज़्यादा फोकस मत करना, अपने सिलेक्शन पर फोकस करना। जिनके एग्जाम रह गए हैं वो लोग अब इस पर फोकस करना कि आपको कैसे सिलेक्शन लेना है। उसी दिन आपकी होली होगी जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसी दिन आपकी दिवाली होगी जब माता पिता आपके, आपके भाई बहन आपके सिलेक्टेड होने की खुशी में पटाखे फोड़ रहे होंगे। आपकी दिवाली उसी दिन होगी, ठीक है ना। चलिए, और थोड़ा सा बच करके रहिएगा, क्योंकि जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं या फिर कटुभाव रखते हैं वो आपके घर पर आकर के कहेंगे भैया हैप्पी होली, और आंख में ही आपकी झोंक दिए पता चला कलर, ठीक है। अब आपकी आंख में दिक्कत हो गया, कुछ भी हो गई, आप एग्जाम देने नहीं जा पाए, तो थोड़ा सा आपको बच करके रहना है। बाकी बेशक होली है, क्लासेज आपकी चलती रहेंगी, क्योंकि हम लगातार क्लासेज आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। जो अभी तक एग्जाम आया है उसके आधार पर क्या क्या हम कर सकते हैं, मैराथन वगैरह हम लेकर के आते रहेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। होली भी मनाइए, अच्छी बात है, घर पर रह करके मनाइए, कहीं बाहर मत जाइए, ठीक है। चलिए, और जिनका पेपर हो गया है बहुत अच्छा गया 180 वाले, वो तो भैया अपनी होली मना सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भैया, क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है, एक बार फिर से पूछ लिया है। क्वाशियोकर मेरस्मस, ये लगातार पूछे जा रहे हैं, इनको भी हम कवर कर लेंगे रोग वाली वीडियो में, ठीक है। देखो, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर नामक रोग हो जाता है। अब चलो देख लेते हैं। क्वाशियोकर कुपोषण एक गंभीर बीमारी है, ठीक है। ये कुपोषण की वजह से होता है। यह कुछ विकासशील क्षेत्रों में सबसे सामान्य है, जहां शिशुओं और बच्चों को उनके आहार में पर्याप्त प्रोटीन या अन्य पोषक तत्व जो है नहीं मिल पाते हैं, तो क्वाशियोकर नामक रोग हो जाता है, ठीक है। क्वाशियोकर का मुख्य लक्षण शरीर के ऊतकों में बहुत अधिक तरल पदार्थ का रहना है, ठीक है, जो त्वचा के नीचे सूजन और एडिमा का कारण बनता है। इस वजह से जो है क्वाशियोकर नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो यह कुपोषण का ही एक प्रकार होता है। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर का पता कैसे लगाया जाता है। तो एंटीबॉडी स्क्रीन नामक एक टेस्ट होता है। अब उसमें देखो टेस्ट दिया था या कुछ और दिया था, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी स्क्रीन नामक टेस्ट होता है जिससे हम RH फैक्टर का पता लगा सकते हैं। देखो, तो रक्त परीक्षण से आपको आपके रक्त प्रकार और RH फैक्टर का पता चल सकता है। एंटीबॉडी स्क्रीन या अन्य रक्त परीक्षण है, जो आपका एंटीबॉडी स्क्रीन है, यह एक प्रकार का परीक्षण होता है जिससे कि आपके RH फैक्टर का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। यह बता सकता है कि RH नेगेटिव महिला में RH पॉजिटिव रक्त के प्रति एंटीबॉडी विकसित हुई है या नहीं हुई है। यानी RH फैक्टर का पता लगाने के लिए हमको ये टेस्ट कराना पड़ता है, ठीक है। और कहीं पर मान लीजिए आप किसी को ब्लड दे रहे हैं या स्वयं ब्लड ले रहे हैं, तो RH फैक्टर का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बाकी आज प्रश्न पूछा था, पोषण से ही पूछा था, ओमेगा 3 की अधिकता किस प्रकार के भोजन में होती है। यानी ओमेगा 3 से आपका प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, खासकर EPA और DHA
तैलीय मछलियों जैसे सैल्मन हो गया, ट्यूना हो गया और सार्डिन में सबसे अधिक होते हैं। साथ ही अलसी, चिया बीज और अखरोट में भी ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इसके ऊपर भी हम जो है वीडियो लेकर के आएँगे कि कौन-कौन से जो है भोजन प्राप्त करने चाहिए, उससे हमें क्या मिलता है, इसकी भी एक मैराथन हम लेकर के आएँगे। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। जैसे प्रश्न आपके आए हैं, मैथ रीजनिंग के कैसे आए हैं, उसके आधार पर भी लगातार वीडियो आती रहेंगी, ठीक है? चलिए, दस्त से बचने के लिए कौन-सा टीका लगाया जाता है? घूम फिर करके ये प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। रोटा वायरस कल भी आपको बताया था और बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि सारी की सारी वीडियो आपको देखनी है एग्ज़ाम एनालिसिस वाली, ठीक है? तो रोटा वायरस जो है टीका लगाया जाता है दस्त से बचाने के लिए। देखो, दस्त जिसे हम डायरिया कहते हैं, से बचने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन इसका जो है टीका लगाया जाता है, जो उल्टी और दस्त का एक आम कारण है। खासकर शिशुओं और अन्य बच्चों में ये जो रोग है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो रोटा वायरस वैक्सीन इसके लिए लगाई जाती है। चलिए, सामान्य ज्ञान की ओर चलते हैं। आज आपसे एक प्रश्न पूछा गया भैया, डेली 2 से 3 योजनाएँ आपसे पूछी जा रही हैं। आज पूछा गया है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? और हमने जो योजना वाली पीडीएफ दी है ना, उसमें इसके बारे में बताया, ठीक है? जो 199 की पीडीएफ जिन लोगों ने ली है, उसमें आपको टॉप 100 जो है मेन टॉपिक जो है उनकी पीडीएफ दी गई है। टॉप 100 प्रश्नों की, जैसे योजना की टॉप 100 दी है, ठीक है? एक्ट की टॉप 100 दी है, अधिनियम की। इसके अलावा जो है आपके जो मेन टॉपिक और हो जाते हैं, कंप्यूटर की हमने टॉप 100, टॉप 200 दी है, ठीक है ना? इसके अलावा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, उसका हमने टॉप 100 दिया है, ठीक है? तो योजना इन सब की बहुत सारी टॉप 100 हमने इसी में दी हैं। तो ये आप 199 वाला पैकेज ले लेंगे तो कंप्लीट बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जितनी हमने आपकी थ्योरी कराई है, वो सारी थ्योरी की पीडीएफ मिलेगी, सारे 10-10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद में ब्रह्मास्त्र 7 ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ आपको मिलेगी, संपूर्ण मैराथन जितनी करा रखी है सब सब्जेक्ट की वो पीडीएफ मिलेगी और टॉप 100 की भी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है? तो पूरा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसका फ़ायदा उठा करके बहुत सारे बच्चे 160, 169, 182, 183 तक यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है? तो आप भी प्राप्त करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास में 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितनी जल्दी आप इस पीडीएफ को समाप्त कर लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? चलिए, तो 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए देख लीजिए। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना गांव के निर्माण और विकास हेतु एक कार्यक्रम है, जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस यानी कि 11 अक्टूबर को शुरू किया था। और कब? 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये थोड़ा सा आपको देख करके जाना है, ये योजना भी रिपीट होने के चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, कदम बढ़ाओ योजना पूछी गई थी। तो कदम बढ़ाओ योजना में कितना पैसा मिलता है, यह आपसे पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं। कदम बढ़ाओ योजना असल में बढ़ते कदम योजना, ठीक है? तो चाहे कदम बढ़ाओ कह लो या फिर बढ़ते कदम कह लो, ये दोनों ही एक ही योजना के नाम है, जो राष्ट्रीय न्यास के द्वारा पंजीकृत संगठनों को विकलांगता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यानी जो विकलांग बालक होते हैं, उनकी सहायता के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रति परियोजना अधिकतम 5 लाख रुपए तक स्वीकृत किए जाते हैं। आपके ऑप्शन में भी 5 लाख रुपए दिए गए होंगे, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? योजना का नाम है बढ़ते कदम योजना। संगठन कौन से संगठन ने चालू किया है? राष्ट्रीय न्यास यानी कि नेशनल ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय न्यास द्वारा कवर की गई विकलांगताओं के बारे में जागरूकता फैलाना। तो विकलांग लोगों को इसके अंतर्गत मदद दी जाती है। चलिए, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट पूछा गया था। अब एग्जैक्ट नहीं बता पाई हैं कि क्या पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें समझा चुके हैं, एक्ट वाली पीडीएफ में प्रश्न भी करा चुके हैं। देखो, तो हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 1956 एक ऐसा कानून है जो हिंदुओं को बिना वसीयत के संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने की बात करता है। और इसमें 2005 में महिलाओं के संपत्ति के अधिकार संबंधी जो है कानून भी जोड़ दिए गए थे। 2005 में इसमें जो है संशोधन किया गया और महिलाओं के बारे में भी इसमें कुछ चीज़ें जोड़ दी गई थी। इसको भी हम एक वीडियो बना करके, एक्ट की वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। जो एक्ट के प्रश्न आए हैं उसको हम अलग से कवर करेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कल से ये वीडियोस आने चालू हो जाएंगे। चलिए भैया, अनुच्छेद 32 आपका पूछा गया था। अनुच्छेद 32 से पहले हम आपको बता दें अनुच्छेद 32 आया क्यों। एक होता है मौलिक अधिकार, आपको बता रखा है पहले भी। एक होता है मौलिक अधिकार, एक होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, ठीक है ना? अब देखो इसमें क्या है, डीपीएसपी में अगर कोई राज्य कोई कार्य नहीं कर रहा है तो आप इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। भाई राज्य का मन है, वो आपको जो बच्चे हैं उनको, बच्चों को क्या कहते हैं,
शिक्षा वगैरह 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराए या ना कराए, जब तक ये कानून डीपीएसपी में था तब तक आप इस पर कोई भी किसी भी तरह का जो है इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही इसको मौलिक अधिकार में डाल दिया, आर्टिकल 21A में डाल दिया, तो फिर मौलिक अधिकार के खिलाफ आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं और सीधे आप जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बस यही बात आर्टिकल 32 में कही गई है। आ गया समझ में? डीपीएसपी क्या होता है? इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, यानी कि यह न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और ये परिवर्तनीय है यानी कि इसके खिलाफ अगर ये काम पूरा नहीं होता है, आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए जो आपका संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया, 300A में डाल दिया। क्योंकि इसके बारे में बताया था आपको, सारी चीज़ें बता चुके हैं, फिर से बताना पड़ेगा। चलिए, जो आपका संविधान संशोधन किया गया था, पहले क्या हाईवेज वगैरह बन रहे थे, ठीक है, बीच में किसी का घर आ जाता था तो कहता भैया घर हम नहीं तोड़ेंगे, हमारा मौलिक अधिकार है, हम आप हमारा संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आप हमारा घर नहीं तोड़ सकते हैं। तो हाईवे को भैया यहाँ से बगल से काट पीट कर ले जाना पड़ता था, तो हाईवे का कोई मतलब ही नहीं रह गया था, ठीक है। तो ऐसे में यह कानून लाया गया कि भैया जो संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार में है, इसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दो, 300A में डाल दो, जिससे कि उसका पैसा दे करके उस घर को हटाया जा सके, ठीक है। 2 गुना 3 गुना पैसा दे देंगे, लेकिन आपका घर हटाया जाएगा वहाँ से, ठीक है, क्योंकि हाईवेज सीधे बने, भारत का विकास हो सके। तो यही सारी चीज़ें मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बारे में आपको हमने बता दिया है। मौलिक अधिकार के खिलाफ जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत जाते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। यह प्रश्न भी आगे बन सकता है। चलिए, अनुच्छेद 32 अब आपको पूरा तो समझा दिया है, एक बार इसको पढ़ करके देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो प्रत्येक नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी समझा तो हमने आपको दिया है। वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई मुस्कुराते हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। चलिए, अगला देखते हैं। कंप्यूटर के 4 प्रश्न आ रहे हैं, वही मेन टॉपिक है, MS वर्ड, एक्सेल और आपका MS ऑफिस, ठीक है, यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। बाकी शॉर्टकट की से 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, तो शॉर्टकट की भी एक छोटी सी वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। बाकी जो हमने PDF दे रखी है कंप्यूटर की 199 वाली PDF के अंदर आपको कंप्यूटर की बहुत सारी PDF मिलेंगी। 3-4 PDF कंप्यूटर की हैं, 3-4 PDF मैथमेटिक्स की हैं, तो वो सारी PDF आपको मिलेंगी। उसके अंदर से ही प्रश्न आ रहे हैं, उसके बाहर प्रश्न नहीं जा रहे हैं। तो अगर 1 से 2 दिन का भी समय है तो आप तुरंत वो PDF मंगा करके कंप्लीट कर लीजिए। बाकी मैथ की बात करते हैं। समांतर माध्य से एक प्रश्न पूछा गया था, ये सर क्या कर दिया, एडवांस घुसा दिया? नहीं भैया, एडवांस वाला नहीं है ये। माध्य का अर्थ ही होता है औसत, ठीक है ना। औसत वही सारी चीज़ें जोड़नी होती हैं, डिवाइड देना होता है। तो चाहे समांतर माध्य कह लो, चाहे औसत कह लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था। औसत का छोटा भैया है, ठीक है, नाम चेंज करके आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद में CPST जो आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, एक प्रश्न यहाँ से। अनुपात से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बीच में जो टाइम मिलेगा तो हम T20 सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम 20 प्रश्न के अंदर आपके मैथ रीजनिंग को कंप्लीट कराते हैं। तो T20 सीरीज का भी जल्दी आपका वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो जो भी आने वाला है, T20 सीरीज का वीडियो आपका आने वाला है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। दर्पण से 2 प्रश्न आए थे, दर्पण को अच्छे से आपको हमने कराया था, और 2 प्रश्न बहुत ही सिंपल टाइप के प्रश्न आ रहे थे, कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। एक ब्लड रिलेशन, एक सिटिंग, कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न आ रहे थे। चलिए, अब बात करते हैं बालक शिक्षा देखभाल यानी CDP। देखो, इसमें पूछा गया था प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए किस हार्मोन्स की जांच की जाती है। जो आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है ना, तो उसमें से किस हार्मोन्स का पता लगाया जाता है कि हाँ प्रेगनेंसी कन्फर्म है या नहीं, तो वो HCG हार्मोन होता है। चलिए देख लेते हैं। प्रेगनेंसी की जांच के लिए मुख्यतः ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोपिन यानी कि HCG नामक हार्मोन की जांच की जाती है, जो गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा द्वारा निर्मित होता है। जब प्लेसेंटा बनने लगता है तो यह जो है HCG हार्मोन को सीक्रेट करता है, ठीक है। और यही हार्मोन को पता कर लिया जाता है, चाहे ब्लड सैंपल के द्वारा या फिर यूरिन टेस्ट के द्वारा भी HCG हार्मोन के द्वारा ही पता किया जाता है। जो किट्स वगैरह दी जाती हैं उसमें भी यही HCG का हार्मोन रहता है, जो बताता है कि प्रेगनेंसी कन्फर्म है या फिर नहीं है। अब ये HCG क्या होता है देख लीजिए। तो यह एक हार्मोन है जो गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। ये काम कैसे करता है HCG, तो देखो, गर्भावस्था परीक्षण आपके मूत्र या रक्त में HCG के स्तर की जांच करके काम करते हैं, ठीक है। तो चाहे वो मूत्र हो या रक्त, इसमें HCG का एक लेवल होता है, उस लेवल से ज़्यादा है यानी कि प्रेगनेंसी कन्फर्म है, ठीक है। तो घर या अस्पताल में आप HCG टेस्ट के द्वारा प्रेगनेंसी की पुष्टि कर सकते हैं। अगर आप घर पर करना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी किट आती है और अस्पताल में ब्लड सैंपल लिया जाता है, ठीक है। तो ये HCG हार्मोन्स के यह कार्य होते हैं। चलिए, आशा कार्यकर्ता के कार्य। अब देखो, अब जो प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बाल विकास देखभाल हो या फिर आपका मैनेजमेंट हो, इसमें आपको आशा कार्यकर्ता बना दे रहे हैं, आपको महिला सुपरवाइजर बना दे रहे हैं। वो लोग, आप पेपर देने जा रहे हो ना, वो लोग कह रहे हैं नहीं भैया तुम पेपर दो, वो तो ठीक है, लेकिन हम तो ये मान रहे हैं कि आप आशा कार्यकर्ता हैं, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आप महिला सुपरवाइजर हैं,
है, अब बताइए आप क्या करेंगी। इस तरह से आपके ऊपर प्रश्न बना करके पूछा जा रहा है, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। बस अपने आप को जो वो बोल रहे हैं वो मान लो, उसके बाद में आप जब प्रश्न सॉल्व करोगे ना, तो आप 101% सही क्वेश्चन करके आओगे। तो आशा कार्यकर्ता के कार्य पूछे थे, आइए देख लेते हैं मुख्य कार्य क्या होते हैं। आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना है, स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। वे घर घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती हैं और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक जो है पहुंचाने में मदद करती हैं। तो ये कार्य हम पहले भी आपको आशा कार्यकर्ता के कार्य बता चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे कार्य आशा कार्यकर्ता के होते हैं। अब चलिए, एक प्रश्न विकलांगता से पूछा जा रहा है, जैसे कि आज नेत्रहीनता से प्रश्न पूछा गया था। अब एग्जैक्ट क्या प्रश्न था वो दीदी नहीं बता पाई हैं, लेकिन ये बताया था कि नेत्रहीनता से प्रश्न आया था, ठीक है। गर्भावस्था की जटिलता से 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए, नहीं तो अभी वीडियो बना करके हम कल या परसों में एक वीडियो बनाएंगे गर्भावस्था की जटिलता पर, तो उसको कन्फर्म कर देंगे। तो गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं, जिन्हें हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, जिनमें गंभीर समस्या जैसे कि प्री एक्सप्लेम्सिया, इसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है, वीडियो बना करके। गर्भावस्था, मधुमेह और एनीमिया, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो ये गर्भावस्था की जटिलता की वजह बन सकती हैं। अगला है डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण का बच्चे पर क्या असर पड़ता है, यह पूछा गया था। तो देखो, निर्जलीकरण बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, खास करके छोटे बच्चे जिसके लक्षण हैं सुस्ती, मुंह और होठों का सूखापन, कम पेशाब आना और रोते रहना, रोते समय आंसू ना आना। गंभीर निर्जलीकरण जानलेवा भी हो सकता है। अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो वयस्क आदमी हो, तो वो समस्या पैदा कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं प्रबंधकीय कौशल की। तो देखो, पैराग्राफ पर 12 प्रश्न आए थे, 6 प्रश्न करके पैराग्राफ पूछा गया है। सहानुभूति पर आपका पैराग्राफ पूछा गया था। पैराग्राफ भी हम एक वीडियो ला करके कवर कर देंगे। अभी आपके देखो, होली की 1-2 दिन की छुट्टी होगी, उसमें हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें अभी आई हैं और आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। देखो, अगला पूछा गया था, खाद्य सुरक्षा का सही संचालन न होने पर नीति आयोग क्या करेगा। ऑप्शन में दिया गया था, समीक्षा करेगा, कुछ नहीं करेगा, या फिर सजा देगा। तो ये सजा वजा देने का काम नीति आयोग का नहीं है। नीति आयोग क्या करेगा, पहले उसकी जांच करेगा, यानी समीक्षा करेगा। समीक्षा करने के बाद में आदेश जारी करवाएगा कि भैया ये चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ दिखाई दे रही हैं, इनको आप सही करवाइए, ठीक है। तो ये नीति आयोग के अब कार्य इस तरह से पूछे गए थे। चलिए, फेस टू फेस संचार पूछा था, इसको तो हमने आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। क्या था कि ये आप हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है ना, ये आ गए आप, ठीक है, ये आपके वो हैं, ठीक है, जिनसे आप मिलने गए हो। अब फेस टू फेस अगर आप सामने सामने बात कर रहे हो तो सबसे अच्छा संचार होगा, ठीक है ना। अगर आप मोबाइल से बात कर रहे हो तो नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत, दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। और चिट्ठी पत्री भेज रहे हो तो टेंशन है कहीं कोई बीच में पकड़ नहीं ले, ठीक है। तो इसमें जो संचार है, इसमें समस्याएं रहती हैं इस प्रकार के संचार में। लेकिन फेस टू फेस जो संचार होता है वो सबसे अच्छा संचार होता है और सबसे तेज संचार होता है। आप आमने सामने बैठ करके किसी भी तरीके से उनको समझा सकते हैं, भाई रूठ गई तो मना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी समस्या जो है फेस कर सकते हैं। तो फेस टू फेस संचार क्या है, अब तो आप समझ गए ना फेस टू फेस संचार क्या है। अब चलिए, क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, आमने सामने का संचार एक व्यक्तिगत प्रत्यक्ष प्रकार का संवाद है, यानी कि आमने सामने आप व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं, जिसमें व्यक्ति एक ही भौतिक स्थान पर सूचना, विचार और भावनाएं साझा करते हैं। यानी आप भी वहीं रहेंगे और वो भी वहीं रहेंगे और आप आमने सामने बात कर सकते हैं, ठीक है। इस संचार पद्धति को मौखिक भाषा, यानी कि बोल करके चेहरे के भाव, वो आपके फेस पढ़ सकती हैं, फेस रीडिंग कर सकते हैं, आप भी उनका फेस रीडिंग कर सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। शारीरिक भाषा, ठीक है, आंखों के संपर्क जैसे गैर मौखिक संकेतों और प्रतिक्रियाओं की तत्काल अवसर द्वारा प्रतिष्ठित किया जा सकता है। उनकी आंखें क्या कह रही है वो भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रकार से मौखिक संचार सबसे तेज संचार होता है। यह एक गहरी समझ और कनेक्शन की सुविधा देता है, जो इसे मानवीय संपर्क का एक मूलभूत पहलू बनाता है। अब ये इतने अच्छे समझा दिया है, इससे अच्छे से कोई नहीं समझा सकता। प्रैक्टिकली आपको समझा दिया है कि भैया फेस टू फेस संचार क्या होता है। इसी से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं और 4 ऑप्शन जो आपको दे रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा समझ करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आसानी के साथ में आप 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसीलिए हम आपको इस तरह से समझाते हैं, ठीक है, कोरिलेट करते हैं सारी चीज़ों को हंसा करके, ठीक है ना, हर चीज़ को समझा करके करते हैं, जिससे कि, और यही सारी चीज़ें यहाँ पर फ़ायदेमंद हो रही हैं। यही सारी चीज़ें अब जो एग्जाम में काम आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने जितनी भी वीडियो आपको कराई है, आप जाकर के देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला परीक्षा फ्री क्लास के नाम से, सारी क्लासेस देख लेना। हर क्लास में हमने आपको हंसाया है, कोई ना कोई एग्जाम्पल दिया है, कहीं कार्टून बनाया है, कहीं पर चित्र बनाया है, ठीक है, उससे आपको कनेक्ट करके समझाया है। और वो सारी चीज़ें अब आपके एग्जाम में काम आ रही हैं, क्योंकि अब फैक्ट
वाले प्रश्न नहीं आ रहे हैं, अब इसी तरह से बड़े-बड़े प्रश्न आ रहे हैं जिनको आप जो है समझ करके ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो सारी वीडियो एक तरफ से पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, मुश्किल से 40 वीडियो होंगी, आप आराम से देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? बाकी पीडीएफ तो हमने दे रखी है, देखो पीडीएफ में और समझाने में यही डिफरेंस है। जो लोग पीडीएफ रट करके जा रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो वीडियो देख करके जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है? और अब समझ पर आधारित ही प्रश्न आ रहे हैं। हमारे पास में 17-18 लोगों ने अब तक मैसेज किया है, सबका यही कहना है सर समझ पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं, सर समझ पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना? तो आप सारी वीडियो देख करके जाना। औपचारिक प्रबंधन कितने अच्छे से आज सुबह भी समझाया था। औपचारिक प्रबंधन क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। तो आज औपचारिक प्रबंधन से प्रश्न पूछा है, वही जिसमें कायदे, कानून, नियम, ये शर्तें सब कुछ शामिल होती हैं, उन्हें हम औपचारिक प्रबंधन कहते हैं। आज सुबह ही आपको समझाया था, ठीक है? तो अब इस पे टाइम तो बेकार करना नहीं है। आगे चलते हैं, जब समझा रखा तो काहे को बार-बार समझाओ। बल्कि इसके ऊपर एक हम वीडियो बनाएँगे अभी, ठीक है? संचार की वीडियो बना रखी है, सर्च कर लेना, संचार बाय शुक्ला सर, ठीक है? नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में ही संचार की वीडियो मिल जाएगी। तो उसमें संचार के टॉप 50 प्रश्नों को हमने कवर किया, ठीक है? वो आप देख लेना। उसके बाद में विटामिन की वीडियो कल कराई थी, वो भी आप देख लेना। 12,000 लगभग व्यूज़ हैं उस पे, और संचार वाली पे 27,000 व्यूज़ हैं, ठीक है? तो आप लोग देख लेना। चलिए, संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा कैसे आती है? अब देखो, इसको आप खुद से कोरिलेट करना। देखो, संचार में मनोवैज्ञानिक बाधाएँ जैसे ध्यान भटकना, आत्मविश्वास या गलत धारणाएँ और विचारों को प्रभावी आदान-प्रदान को रोकती हैं। अब देखो, समझो क्या कह रहा है। अब संचार में मनोवैज्ञानिक का अर्थ है कि दिमाग। आप अपना, आपको पता है आपका पेपर है, ठीक है? कितने दिन बाद, 2 दिन बाद पेपर है। अब अगर आपने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि नहीं, इस पेपर को हम सॉल्व कर सकते हैं, तोड़ करके आएँगे, आराम से 170 नंबर लेकर के आएँगे, तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से आप मजबूत हो गए हैं, ठीक है? आप अगर जाओगे एग्ज़ाम देने, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, आप 170 नंबर लेकर के आ सकते हो। अब बाधा क्या होती है? आपके दिमाग में हो गया, अरे भैया अब तो बहुत कठिन पेपर आ रहा है, ठीक है? बच्चे ये बता रहे हैं कि किसी के 150 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, किसी के 140 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या हो गए? डीमोटिवेट हो गए। तो संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा यही हो गई, ठीक है? जहाँ पर आपको डीमोटिवेशन हो गया, समझ लीजिए यही एक प्रकार की संचार की बाधा होती है। आ गया समझ में? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पीडीएफ आपके पास 199 वाली है, तो बिल्कुल निश्फ़िक्र होकर के जाइए। हाँ, इसको कवर करके जाना, पढ़ करके जाना, ठीक है? पुराने ऐसे लोग जिनको पीडीएफ भेज दी गई है, डाउनलोड ज़रूर कर लेना भैया। जिनको भी पीडीएफ भेजी जा रही है, डाउनलोड नहीं करोगे तो फिर वो व्हाट्सएप अपने आप डिलीट कर देता है, उसमें हमारी कोई समस्या नहीं है ना। व्हाट्सएप 20 दिन तक रखता है, 22 दिन तक रखता है। फिर वो क्या करता है, कहता है भैया आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, यानी आपके मतलब की चीज़ नहीं है, तो फिर वो हटा देता है। फिर उसके बाद डाउनलोड नहीं होता, फिर आप हमारे पास मैसेज करते हो सर दोबारा भेजो। अब किस-किस को हम दोबारा भेजें, है ना? ऐसे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, ठीक है? तो तुरंत डाउनलोड कर लिया कीजिए, ठीक है? तो जितनी पीडीएफ आपको भेजी जा रही है, डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके मोबाइल में हमेशा के लिए सेव हो जाएँगी, तो समस्या ही खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो तुरंत सेव कर लेना। इसके अलावा तो ये इस तरह का आपका आज का पेपर आया था। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052547333। इस पर मैसेज करके आप लोग अपनी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हम डेली आर्टिकल्स वगैरह डालते रहते हैं, छोटे-छोटे आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती हैं, छोटी-छोटी वीडियो क्या बनाएँ, उसके लिए हम आर्टिकल फेसबुक पेज पर डाल देते हैं। सर्च करना आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई। इसके बाद में इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पर कल से हम जो है छोटे-छोटे पोस्टर टाइप में बना करके डाल देंगे, जैसे शॉर्टकट की वगैरह डाल दी हमने, ठीक है? या फिर विटामिन की कुछ छोटा सा पोस्टर डाल दिया। इससे क्या रहेगा कि वो सारी रंग-बिरंगी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। इंस्टाग्राम है सक्सेस जंक्शन 777 करके इंस्टाग्राम है, सर्च करके मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिंक के थ्रू भी चले जाना। सर्च करोगे तो आपको वही सिल्वर प्ले बटन हमारा लगा मिलेगा। अभी तो थोड़े कम सब्सक्राइबर हैं, शायद 300 के समथिंग सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? आप लोग ज्वाइन कर लेना और सबको शेयर कर देना, ठीक है? चलिए, तो वीडियो को लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। कल वहाँ पर आपको जितने अब तक पेपर हुए हैं उन सब की पीडीएफ हम वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है? तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, लाइव के नाम से चैनल है। बाकी वीडियो जरूर देख लेना सारी, क्योंकि टाइम मिल रहा है। कल आपकी होली है, परसों भी मे भी पेपर ना हो परसों, तो आपको वो सारे वीडियोज़ एक बार में लगा करके देख लेने हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और सबकी पीडीएफ पहुँच जाएगी, बिल्कुल परेशान मत होइए आप, ठीक है? सबको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।